अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि हम इसमें क्लास 11 का जो चैप्टर 5 है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन उसको एक ही गो में जो है वो इंशाल्लाह देखेंगे। और ये चैप्टर मेरे ख्याल से अगर लेंथीएस्ट नहीं है तो वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर है इस बुक का आपकी। तो इसको एक ही लेक्चर में ख़त्म करेंगे। तो इसमें हर वो चीज़ कवर करेंगे इस चैप्टर की जो पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है और हर लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें एक्सरसाइज के कंसेप्चुअल क्वेश्चन शामिल नहीं है, उसके अलावा जो भी चैप्टर में टॉपिक्स हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं। ठीक है जी, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन होती क्या है। एक वर्ड यूज़ हो रहा है आपके चैप्टर में बार बार, एंगुलर मोशन। अब ये एंगुलर मोशन क्या चीज़ है? चैप्टर का नाम है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन और वर्ड यूज़ हो रहा है बार बार एंगुलर मोशन। अब एंगुलर मोशन और कुछ भी नहीं है, रोटेशनल और सर्कुलर मोशन जो है ये दोनों इसकी टाइप्स हैं। ठीक है जी, एंगुलर मोशन एक कलेक्टिव नाम है किसका? रोटेशनल और सर्कुलर मोशन का। तो अब आगे चलते हैं बेसिक हमारा। सबसे पहले हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज पे चलते हैं इसकी। अभी हम क्या देखेंगे? सबसे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजीज। तो आप अपना रजिस्टर, पेन, मार्कर जो कुछ भी उठाना है नोट्स बनाने के लिए उठा के नोट्स साथ साथ बनाते जाएं। बहुत इजी चैप्टर है, स्टार्ट से देखेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जी। सबसे पहले आता है डिस्प्लेसमेंट। लीनियर तो नहीं है, हम किसकी बात कर रहे हैं? रोटेशनल की। तो हम अभी बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। आप देखें जी, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट थोड़ा सा जो है ना डिफरेंट है। अब फर्ज कर लें ये सर्कल मैंने बना दिया, इसमें एक बॉडी घूम रही है, मींस एंगुलर मोशन में है ये बॉडी। ठीक है, अब अगर ये बॉडी यहाँ पे, ये इसका सेंटर है, यहाँ से ये इसका रेडियस हो गया। अब ये पॉइंट ए है। अब ये बॉडी मूव करके कहाँ चली गई? पॉइंट बी पे। अब इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन ये डिस्टेंस क्या है? लीनियर नहीं है। हम इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट लीनियर नहीं है क्योंकि ये सर्कल में मूव कर रहा है। तो अब इसकी जो मेजरमेंट है वो हम मीटर में तो करने से रहे, मीटर में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वो तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है। तो फिर हम क्या करेंगे? अब हम देखते हैं कि अगर ये बॉडी यहाँ से स्टार्ट करे ए से और ये घूम के वापस घूमते 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 वापस कहाँ आ जाए? ए पे। तो हम कहते हैं इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? इसने 360 डिग्रीज कंप्लीट किया। क्यों? क्योंकि वन कंप्लीट सर्कल में कितने डिग्रीज होते हैं? 360 डिग्रीज होते हैं। तो हम कहेंगे इसने 360 डिग्रीज कवर की। अब ये 360 डिग्रीज क्या होते हैं? हम ये नहीं कहते कि ये क्या है, ये एंगल है जिसको हम क्या बोलते हैं? थीटा। तो एक बात हमें पता चली कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसका सिंबल क्या होता है? थीटा। मीन्स ये जो एंगल कवर करती है बॉडी, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं एक बार। तो डेफिनेशन क्या होगी? द एंगल swept by the body while moving in the circle is called क्या जी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये ले जी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल पता चल गया क्या होता है? थीटा। और ये असल में क्या होता है? ये एंगल ही होता है जो बॉडी ये ट्रेवल करती है रोटेट करते हुए या सर्कुलेट करते हुए। अब इसका यूनिट क्या होगा? थीटा का। थीटा के दो यूनिट्स होते हैं, एक हम डिग्रीज में देखते हैं और एक हम कहते हैं रेडियंस में। तो जो एस आई यूनिट होता है वो क्या होता है? ये रेडियन होता है। तो हम क्या करेंगे? एस आई यूनिट इसका क्या होगा जी? रेडियन होगा। ठीक है जी, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? लिखते कैसे हैं? आर ए डी, रेडियन। तो ये था जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कुछ बेसिक बातें। अब चलते हैं अगली कहानी पे, एंगुलर वेलोसिटी पे। साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। अब एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी का सिंबल होता है v, जबकि एंगुलर वेलोसिटी का क्या होगा?
ओमेगा। ठीक है जी, याद रखिएगा। एंगुलर वेलोसिटी का क्या सिंबल होगा, ये डब्ल्यू, जिसको क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। अब आपको पुरानी डेफिनेशन वेलोसिटी की याद है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, यही हम कहते होते हैं। अब इसमें जो है ना, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है कि कब लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, जब हम किसकी बात करते हैं, लीनियर वेलोसिटी की। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी होगी तो हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ कौन सी डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है जी। अब इसमें वर्ड जो आपने याद रखना है वो क्या है, जो लाजमी आपने लिखना है वो ये है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, कौन सी डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि अगर एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर वेलोसिटी किसी एंगुलरली मूव करते हुए बॉडी की होगी, तो एंगुलर अगर मूवमेंट है तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी एंगुलर होगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है जी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या सिंबल होता है, थीटा, है ना। और रेट जब भी हो, रेट ऑफ चेंज, तो हमारा क्या मतलब होता है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और इस ये किस चीज़ की है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का। तो अब इसका यूनिट क्या होगा, थीटा का हमने अभी देखा ऊपर, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, रेडियन, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकंड। तो ये होगा एंगुलर वेलोसिटी। अब चलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन पे। एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल ये होगा अल्फा। ठीक है जी, याद रखिएगा। यहाँ पे साइड पे लीनियर एक्सेलरेशन की वो लिख लेते हैं, डेफिनेशन। लीनियर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन अगर आपको याद हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये कब है, जब लीनियरली बात हो रही हो, मीन स्ट्रेट लाइन मोशन की बात हो रही हो। तो अब एंगुलर के लिए अगर आपने इसकी डेफिनेशन बनानी है तो सिर्फ एक वर्ड कहाँ क्या ऐड कर देंगे यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि अगर बॉडी एंगुलरली मूव कर रही है, सर्कल में मूव कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी एंगुलर होगी ना। तो हम लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी is called as angular acceleration। ठीक है जी। तो एंगुलर वेलोसिटी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है जी, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हमें पता चल गया एंगुलर वेलोसिटी का चेंज होना, तो डेल्टा ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा होता है सिंबल, हमने भी ऊपर देखा। विद रिस्पेक्ट टू टाइम मीन्स रेट ऑफ चेंज डेल्टा टी, और ये क्या है जी, अल्फा। किसका फार्मूला है, अल्फा का, एंगुलर एक्सेलरेशन का। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ओमेगा का क्या होता है, ऊपर देखा, रेडियन पर सेकंड, टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो ये +1 है, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, -1। तो इसका क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड, -1 इंटू -1 मीन्स -1 -1 -2। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब चलते हैं आगे। ये पहला टॉपिक हमारा हो गया इस चैप्टर का कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज।
अब रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज़ करना है तो लीनियर ये जो भी तीन पड़ी हैं उन्हीं का लीनियर और एंगुलर का कोई फार्मूला होगा, हमने देखना होगा कैसे निकालते हैं। तो अब आपको पता है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट का क्या सिंबल होता है, ऐसे ये फार्मूला याद करने की ट्रिक है, ये गौर से देख लें। उसी तरह लीनियर वेलोसिटी का क्या सिंबल होता है, v, और लीनियर एक्सेलरेशन का क्या सिंबल होता है, a। ये हमने पुराने वाले जो सिंबल हमें लीनियर के हम अभी 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू, अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल अभी पीछे पड़ा था, क्या था, थीटा। लीनियर वेलोसिटी का क्या सिंबल था, ओमेगा। लीनियर एंगुलर एक्सेलरेशन का सॉरी क्या सिंबल था, अल्फा। ये हो गए एंगुलर वाले, ये हो गए लीनियर वाले, ये आ गए एंगुलर वाले। अब इसमें सिंपली आपने करना कैसे, इसको r से मल्टीप्लाई करा देना, आर थीटा एस इक्वल्स टू आर थीटा। ये हो गया हमारा लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशनशिप, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशनशिप, लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप। तो ये तीन फार्मूले हमने ऐसे याद रखने हैं, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। अब इस टॉपिक में से ये तो हो गया, हमें फार्मूले याद हो गए कि ये इस तरह रिलेशनशिप है लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज़ का। ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है राइट रिलेशनशिप बिटवीन 3 लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज़, तो आपने ये तीनों लिखने हैं। उसके बाद ये प्रूफ आते होते हैं, एक ये प्रूफ डेट एस इक्वल्स टू आर थीटा और एक आता था ये प्रूफ डेट ए इक्वल्स टू आर अल्फा। तो पहला प्रूफ हम देख लेते हैं, प्रूफ डेट एस इक्वल्स टू आर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है। इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम बनानी पड़ेगी। बना लेते हैं, एक सर्कल बनाते हैं पहले। तकरीबन ये मैंने सर्कल बना ही दिया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया पर चलता है, कोई बात नहीं। ये फर्ज कर लें एक सेंटर है वो सर्कल का, यहाँ से यहाँ तक वाला डिस्टेंस क्या होगा, r। उसके बाद ये दो पॉइंट्स ले लिए, इसको कह दिया a, इसको कह दिया b। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट डॉटेड लाइन से ड्रा कर लेते हैं, जिसको हम क्या कह देते हैं जी, क्या है ये पॉइंट b है। ये भी r होगा। उसके बाद अब इस फिगर को कंपेयर करते हुए, इस फिगर की ये जो हमने ये ट्रायंगल्स टाइप ये बने हैं, ट्रायंगल्स तो इनको नहीं कहेंगे, ये जो आर्क्स बनी हैं इनको कंपेयर कर लेते हैं, इनकी आर्क को और इनके एंगल को। अब अगर मैं कहूँ कि ये जो आर्क डी बी है, आर्क डी बी, तो इसका एंगल कौन सा होगा सेंटर के साथ, डी ओ बी। तो इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, डी ओ बी डिवाइडेड बाय आर्क में लूँ अगर ये कंप्लीट वाली ए बी, तो इसका एंगल कौन सा होगा, ए बी का एंगल, ये पूरी आर्क है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका एंगल क्या होगा, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। अब वैल्यूज देख लेते हैं। अब हमने कहा हुआ है कि ये वाली जो आर्क है ना, ये इतनी छोटी है कि इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये लीनियर डिस्टेंस ही है, ठीक है। वैसे तो अगर हम किसी भी सर्कल पे दो पॉइंट लें तो वो लीनियर डिस्टेंस तो नहीं ना हो सकता, क्यों, क्योंकि वो तो ये आर्क बन जाती है ऐसे। तो अगर ये आर्क बन जाती है तो ये लीनियर तो ना हुआ। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये पॉइंट्स दो इतने करीब करीब हैं कि ये तकरीबन क्या हो जाते हैं, लीनियर ही हो जाते हैं आर्क के बजाय, तो एस हो जाता है। इसी तरह हमने कहा कि ये वाला जो ए ओ बी है ये किसके इक्वल है, ये जो आर्क ए बी है ये किसके इक्वल है, इधर मैं लिख देता हूँ आर्क ए बी इज इक्वल्स टू आर रेडियस। तो अगर कोई ऐसी आर्क जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर हो, गौर से सुनिएगा, ऐसी आर्क, आर्क क्या मतलब, ये जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर हो, हम क्या कहते हैं, उससे उस आर्क से बनने वाला एंगल, कौन सी आर्क, ए बी, उस आर्क से बनने वाला एंगल ए ओ बी क्या होगा, 1 रेडियन, ठीक है जी। तो ए ओ बी कितना है, 1 रेडियन, जबकि यहाँ पे कोई भी नॉर्मल एंगल हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, थीटा। तो अब हम लगाते जाते हैं वैल्यूज। आर्क डी बी क्या है, ये वो स्मॉल वाली है जिसको हमने क्या बोला है कि ये किसके इक्वल होगी, एस के, क्योंकि ये बहुत स्मॉल है, डिवाइडेड बाय आर्क ए बी किसके इक्वल है,
हमने कहा कि ये रेडियस के बराबर है, इससे बनने वाला एंगल 1 रेडियन होगा, तो ये आर के भी रेडियस के इक्वल है, इक्वल्स टू एंगल डी ओ बी, कोई भी एंगल है थीटा, ठीक है जी, डी ओ बी डिवाइडेड बाय एंगल ए ओ बी, क्या है जी, ए ओ बी, ये किसकी वजह से बन रहा है, इस आर्क की वजह से जिसकी लेंथ कितनी है, आर के इक्वल, रेडियस के इक्वल, तो उसकी वजह से बनने वाला एंगल क्या होगा, 1 रेडियन, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे, अब कुछ भी नहीं बचा, ये देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, 1 रेडियन, रेडियन तो यूनिट है, एस इंटू 1 क्या हो जाएगा, एस ही होगा, आर इंटू थीटा, आर थीटा। तो ये हमारा छोटा सा प्रूफ मुन्ना सा चुन्ना सा हो गया ख़त्म यहाँ पे। अब चलते हैं अगले प्रूफ पे, और वो अगला प्रूफ कौन सा है जी, ए इक्वल्स टू आर एल्फा, प्रूफ दैट ए इक्वल्स टू आर एल्फा। अब हमने ये प्रूफ करना है कि एक्सेलरेशन जो है वो किसके इक्वल है, आर इंटू एल्फा के। अब लीनियर एक्सेलरेशन के पुराने फार्मूले से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। क्या फार्मूला होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो डेल्टा वी मीन्स वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। अब v का क्या फार्मूला होता है, आर ओमेगा, तो हम लिखेंगे आर ओमेगा एफ माइनस आर ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टी। ये वेलोसिटी का फार्मूला लीनियर और एंगुलर वाला हमने लगा दिया। अब इसके बाद आर ओमेगा एफ माइनस आर ओमेगा आई तो हमने लगा दिया, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, आर कॉमन ले लें, वेट अ मिनट, ये ठीक है जी, कॉमन आ रहा है तो ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टी। अब ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है ना, डेल्टा वी डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय टी, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी किसका फार्मूला होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन का, तो हमारा ये फार्मूला भी क्या हो गया जी, प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक भी ख़त्म होता है, ए इक्वल्स टू आर एल्फा वाला। अब चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये लीजिए, अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, आपको पता है कोई भी बॉडी अगर सर्कल में मूव कर रही है, हर मूविंग बॉडी पे कोई ना कोई फोर्स लग रही होती है जिसकी वजह से वो मूव कर रही होती है। अगर एक ब्लॉक लें या कुछ भी कोई चीज़ पड़ी हुई है, जब तक आप इस पर फोर्स नहीं लगाएंगे ये मूव नहीं करेगी, है ना। फोर्स लगेगी तो ये मूव करके आगे की तरफ चली जाएगी, या जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, जिस एंगल पे फोर्स लगेगी, ये वहाँ मूव करने लग जाएगी। इसी तरह अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, ये मेरे सर्कल बड़े अजीब से होते हैं, इनको बर्दाश्त करिएगा, बाकी आगे कोई टेंशन नहीं है। अब अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो लाजमी सी बात है इस पर भी कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी, वैसे ही तो नहीं मूव कर रही। तो ऐसी फोर्स जो बॉडी को सर्कल में मूव करवाने में हेल्प करे उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है जी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी, डेफिनेशन लिख लेते हैं, अ फोर्स विच कीप्स द बॉडी मूविंग in a circle is called centripetal force। अब आपकी बुक में सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूले की हमने करनी है डेरिवेशन। अब मैं यहाँ पे वैसे लिख देता हूँ, फार्मूला आपको आता भी होगा, डायमेंशन वाले टॉपिक में इसकी कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे, तो ये फार्मूला होता है। अब हमें पता है कि फोर्स का ना एक जो मशहूर ज़माना से न्यूटन सेकंड लॉ से जो हमें फार्मूला पता है वो क्या है जी, F इक्वल्स टू एम ए। अब क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है तो इसकी फोर्स सेंट्रीपिटल होगी, और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो इसमें एक्सेलरेशन भी सेंट्रीपिटल होगी, है ना। तो जो हमारा टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो यहाँ पे ये फार्मूले में।
अब इस फॉर्मूले में मैथ्स तो हमें पता है कि अभी तक हमें यही पता है, मैथ्स चेंज नहीं होता जी, मैथ्स बहुत ढीठ इंसान है, इसने चेंज नहीं होना, हम जो मर्जी कर लें। चेंज होगा तो ये कुछ एक्सेलरेशन में होगा, तो इसका मतलब इससे आगे वाली जितनी भी हम डेरिवेशन करेंगे वो किसकी करेंगे, इस एक्सेलरेशन की करेंगे, और एंड पे जाके इसको वैल्यू को ए सी की यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इसको हम क्या कह देते हैं, इक्वेशन 1। अब इसको एंड तक बिल्कुल भूल जाना है, जैसे घर में दरमियान वाले बच्चे को भूल जाते हैं सारे शादी पे जाने के टाइम, तो इस इक्वेशन को हमने भूल जाना है। अब चलते हैं आगे। इसकी डेरिवेशन के लिए एक फ़िगर बनानी पड़ेगी, तो फिगर मैं बनाता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप भी देख लें कैसे बनती है, ताकि आपको भी कोई अगर प्रॉब्लम हो उसको ड्रा करने में तो वो ना रहे। तो सबसे पहले जो सबसे मुश्किल काम है मेरे लिए वो है सीधा सर्कल बनाना, क्योंकि मैंने कंपास पास नहीं रखा हुआ, मैं एक लापरवाह इंसान हूँ आपकी तरह, तो इसलिए साफ साफ बनाने की कोशिश करते हैं। तकरीबन, बल्कि तकरीबन क्या, टेढ़ा ही हो गया है, लेकिन चलता है, कोई बात नहीं, आप कंपास के साथ बिल्कुल सीधा सीधा बनाइएगा। ठीक है जी। अब ये एक सर्कल है, इसका सेंटर है सी, इसके सेंटर से यहाँ तक वाला डिस्टेंस क्या है, रेडियस ही है, जाहिर सी बात है, आपको पता है। अब इस पॉइंट पे कोई बॉडी है, इसको पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, ए। ये मूव करके कहाँ पे आ जाती है जी, पॉइंट बी पे, तो पॉइंट बी वाला लेंथ क्या होगी, सेंटर से किसी भी कोने पे लाइन लगा दें सर्कल के, वो क्या होता है, रेडियस आर ही होता है, और ये एंगल क्या होगा, थीटा। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर ये मूव कर रही है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, तो बात याद रखनी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, टेंजेंट टू द सर्कल। तो ये यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट अपवर्ड क्या होगी इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन, और ये कौन सी वेलोसिटी है, पहले पॉइंट की, तो इसको हम क्या कह देते हैं, v1। अब ये बॉडी यहाँ पे आ गई, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ से ये ऊपर की तरफ है ना, टेंजेंट टू द सर्कल। अब इसका टेंजेंट यूं तो नहीं होगा अपवर्ड, इस तरह, अगर यहाँ पे होगा तो इस तरह होगा, टेंजेंट इधर होगा इस पॉइंट पे, तो टेंजेंट क्या होगा, इस तरह। तो अभी इस पॉइंट पे तो टेंजेंट क्या है, इस तरह, और ये पॉइंट दूसरा है, पॉइंट बी है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v2। अभी ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या है जी, डेल्टा वी एच, वेलोसिटीज़ का डिफरेंस है, जाहिर सी बात है, पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट की। अब हमने ये कंसीडर करना है कि ये वेलोसिटी क्या है जी, इसकी कांस्टेंट है, मींस ये जो बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसका जो v1 इक्वल होगा v2 के, दोनों इक्वल है, तो हम उनको एक ही सिंबल से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, आगे डेरिवेशन में ये काम आएगा। अब हमने जो करना है वो क्या है, एक तो ट्रायंगल हमारे पास ये बन गया ए सी बी या बी सी ए। अब हम इस वाले को ना अलग करके यहाँ पे बना लेते हैं, ये जो वेलोसिटीज़ वाला ट्रायंगल हमारे सामने बना हुआ है, वेलोसिटीज़ वाले ट्रायंगल को अलग करके बनाने की कोशिश करते हैं। ये आ गया यहाँ पे, ये आ गया v2, और ये आ गया डेल्टा v। इसको नाम कुछ भी दे दें, p q r, ठीक है जी। अब हमने जो कंपेयर करना है वो इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कंपेयर करना है, तो हम लिख लेते हैं ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर आर सिमिलर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, ठीक है जी। बाय कंपेयरिंग देम, अब इनको कंपेयर कर लेते हैं, किस किस को गौर से सीखना है, ए सी बी और पी क्यू आर को। तो अगर हम इनको कंपेयर करें तो जो आर्क ए बी है वो किसके इक्वल है, आर्क ए बी इक्वल है आर्क ये क्यू आर के या आर क्यू के, ठीक है जी। इसी तरह अगर हम डिवाइड में जाएं तो ये जो ए सी है ये किसके इक्वल है, ए सी, ये इस पी क्यू के इक्वल है, ठीक है जी। अब इधर से वैल्यूज़ उठा के लगा दें सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना ज़्यादा। तो वैल्यूज़ क्या है, ए बी की क्या वैल्यू है जी,
ए बी को हमने बोला हुआ है कि ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, तो अगर ये बहुत स्मॉल है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये लीनियर डिस्टेंस है एस। तो इसकी जगह क्या लगा दिया, एस इक्वल्स टू क्यू आर जो है वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, डेल्टा वी है ये वाला, या ये वाला एक ही बात है, डिवाइडेड बाय जो ए सी है, ए सी किसके इक्वल है जी, आर के इक्वल है क्योंकि ये रेडियस है। उसके बाद जो पी क्यू है वो है वी वन के इक्वल है ना, लेकिन हम कह रहे हैं कि वेलोसिटीज जो हैं वो कांस्टेंट है, तो हम वी वन वी टू दोनों को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी से। यहाँ पे हमारा काम होता है इस फिगर के साथ सिर्फ आपने इतनी सी चीज़ इसकी मेजर कर लेनी, मीन्स बना लेनी है एक तरीके से यहाँ तक वाली इक्वेशन। अब चलते हैं आगे। अब आगे चलते हुए क्या करना है, आपको पता है डिस्टेंस का क्या फार्मूला आता है, एस इज इक्वल्स टू वी टी, है ना, वी इंटू डेल्टा टी। चेंज टाइम जो है वो हर टाइम चेंज होता रहता है, तो अगर आप टी लिखें या डेल्टा टी लिखें एक ही बात है। तो एस की जगह क्या लगा देंगे, वी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय आर इक्वल्स टू डेल्टा वी आवर वी। अब हम यहाँ से चले थे ये कहते हुए कि हम क्या करेंगे, ए सी की वैल्यू निकालेंगे। आप कहेंगे कि ये क्या पागल आदमी लगा हुआ है, ए बीच में कहीं पे आ ही नहीं रहा और डेरिवेशन करी जा रहा है। तो ए का फॉर्मूला आपको पता है एक्सेलरेशन का क्या होता है, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा वी हमारे पास मौजूद है, डेल्टा टी देख लेते हैं, अगर है तो हम इसको कहीं किसी तरीके इसके नीचे ले आएंगे, नहीं है तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ये डेल्टा टी यहाँ पे मौजूद है, तो वी बाई टी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो हमें क्या चाहिए, ये डेल्टा टी यहाँ पे नीचे चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ले आते हैं और ये वी वहाँ ले जाते हैं। तो ये वी जब वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वी इंटू वी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इक्वल्स टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब आगे चलें तो ये डेल्टा वी जो है ये क्या चीज़ है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी हमें पता है, अभी हमने कहा कि ये क्या है, एक्सेलरेशन है, क्योंकि हम सेंट्रीपिटल की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय आर। तो ए सी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर। अब ए सी हमारे पास आ गया वी स्क्वायर बाय आर, इसको पुट कर देंगे, पुट ए सी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर इन इक्वेशन 1। तो इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 हमारी क्या थी जी, एफ इक्वल्स टू एम में एक्सेलरेशन का हमारा क्या फार्मूला है, वी स्क्वायर बाय आर। तो हमारा क्या बन जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर। तो ये हमारा फार्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का डिराइव हो जाता है। ठीक है जी। अब एक बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जो एंगुलर हाँ, जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, मीन्स यहाँ पे है तो इस तरह, इधर होगा तो इस तरह, अगर इस पॉइंट पे है तो यहाँ से अगर उस तरफ मूव कर रहा है तो यूँ, इस तरफ मूव कर रहा है तो यूँ। ठीक है, मीन्स कहने का मकसद ये है, पॉइंट बात का ये है कि एंगुलर वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल डायरेक्टेड होती है, जबकि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स सेंटर होती है। ठीक है जी, ये बात याद रखनी है। तो अब आगे चलते हैं, अगला हमारा जो टॉपिक है, अगले टॉपिक से पहले इसको एक v, यहाँ से एक और v, एक फार्मूला होता है v का, आपको पता है किसके इक्वल होता है, आर ओमेगा के। तो ये एक छोटा सा स्टेप कर लें, आर ओमेगा v का स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो m इंटू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय आर। तो ये एक आर और स्क्वायर कैंसल आउट, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये भी एक फार्मूला है छोटा सा, अगर MCQs वगैरह में आ सकता है, पूछ सकते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। वही इसी फार्मूले में एक सिर्फ वैल्यू लगाई वेलोसिटी की और हमारे पास ये फार्मूला आ गया। ठीक है जी। अब चलते हैं आगे, आगे क्या है जी, टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अगला टॉपिक हमारा टॉर्क और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो लिख लेते हैं।
अब देखें, सबसे पहले आप टॉर्क से वाकिफ़ हैं। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड एज क्या जी? टॉर्क ऐसा ही है। हम कहते हैं जो टर्न किसी भी कोई भी फोर्स, ऐसी फोर्स जो किसी चीज़ को क्या कर दे, टर्न कर दे, रोटेट कर दे, उसको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? टॉर्क है। अब टॉर्क का सिंबल क्या होता है जी? ये उल्टा सा टी जिसको मैं बोलता हूँ, ये। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज़ है? अब इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा इनर्शिया। अगर आप इनर्शिया से वाकिफ़ हैं, सिर्फ इनर्शिया, तो इनर्शिया को या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक बात याद रख लें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम सुनते ही आपके जहन में ये वर्ड आना चाहिए। ये क्या मैंने लिखा? रेजिस्टेंस। ठीक है जी। अब हमें पता है इनर्शिया भी रेजिस्टेंस ही होती है। किस में? इनर्शिया इज रेजिस्टेंस टू लीनियर मोशन। मीन्स अगर कोई लीनियरली बॉडी मूव कर रही है तो उसको अगर हम रोकेंगे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ तुम कि अगर एक बॉल आपकी तरफ आ रही है, आप यहाँ पे खड़े हैं, तो क्या होगा? आप इस बॉल को इजीली कैच कर लेंगे अगर इस बॉल की वेलोसिटी में ऐसे 20 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन यही अगर कोई एक गाड़ी या एक ट्रक आपकी तरफ आ रहा है इतनी ही स्पीड के साथ, लीनियरली मूव करके, तो ये आप इसको रोक नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि इसका मैस बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से इसकी क्या चीज़ ज़्यादा है? इनर्शिया। अब इसका इनर्शिया ज़्यादा है तो इनर्शिया क्या है? रेजिस्टेंस। ये ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, रुकेगा नहीं। रुकेगा नहीं मीन्स आपको भी साथ ही ले जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं इनर्शिया क्या है? रेजिस्टेंस है। ये किसके लिए? लीनियर मोशन के लिए। अगर यही रेजिस्टेंस, अगर कोई बॉडी एंगुलरली मूव कर रही हो और वो अपनी मोशन को रोकने में रेजिस्ट करे, एंगुलर मोशन रोकने में, तो उसको हम, ऐसी रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है जी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन लिख लें। द रेजिस्टेंस offered by an object is called as moment of inertia। ठीक है जी। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फार्मूला होता है? आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखना है आपने, ये बहुत काम की चीज़ है, ये आपको बहुत काम आएगी। अब आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल। अब आगे चलते हैं जी। अब जो हमारा मेन काम है, जो इस टॉपिक में से आता होता है, जो इम्पोर्टेंट प्रूफ है, मेरा ये लेक्चर रिकॉर्ड करने का मकसद भी यही है। इस टॉपिक में ना बहुत सी डेरिवेशंस हैं और आपकी बुक में ये टॉपिक जो है अगर आप खोल के देखें तो टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें बच्चों को समझ नहीं आती हमने करना क्या है। मीन्स क्योंकि बहुत ज़्यादा खिचड़ी बनी हुई है बुक में। तो अब हमने प्रूफ जो करना है इस टॉपिक में से, प्रूफ डैट क्या जी? टॉर्क इक्वल्स टू आई एल्फा। जी एल्फा को थोड़ा बिगाड़ दिया। अब जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है, लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन का एक फार्मूला जो हमें आता है वो क्या है? या अगर हम देखना चाहें तो हम फोर्स के फार्मूले से भी स्टार्ट कर सकते हैं। F इक्वल्स टू एम ए। अब एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है? आर एल्फा। अब ये चीज़ आपने संभाल लेनी है। टॉर्क का क्या फार्मूला है जी? टॉर्क इक्वल्स टू आर एफ, है ना। अब फोर्स का ये हमने फार्मूला लिखा है अभी, तो फोर्स की जगह क्या आ जाएगा? एम आर एल्फा। तो आर इंटू आर क्या हो जाएगा?
आर स्क्वायर अल्फ़ा। अब ये जो एम आर स्क्वायर, अभी हमने पीछे फार्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का देखा, ये किसका फार्मूला होता है, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, आई अल्फ़ा टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फ़ा। तो ये हमारा छोटा सा प्रूव हो जाता है। ठीक है जी, तो ये वाला टॉपिक भी हमारा ख़त्म होता है। अब चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है जी एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। अब हम कुछ कुछ इन टर्म्स से वाकिफ़ हो गए, अब आगे चलते जाते हैं। ठीक है जी, ये देखें, ये यहाँ पे समझ लें कि ये दरवाजे का कोई लॉक है। ठीक है, अब हम पकड़ के ना इसको यहाँ से यूँ रोटेट करते हैं, तो इसका मतलब हमने फोर्स लगाई, उस फोर्स से क्या हुआ, रोटेशन प्रोड्यूस हुई। तो ऐसी फोर्स जिससे रोटेशन प्रोड्यूस हो उसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क, है ना। अब जब हमने इसमें रोटेशन प्रोड्यूस की तो ये इसका मैस है, इसका क्या है, मैस है। और इसमें क्या प्रोड्यूस हुई, ये रेस्ट से मूव करने लग गया, वेलोसिटी चेंज आई तो इसमें क्या प्रोड्यूस हुआ, एक्सेलरेशन, या इसकी चेंज इन वेलोसिटी आई, है ना। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, तो हम इसको क्या कहते हैं, मैस हो और बॉडी मूव करे तो हम क्या कहते हैं, उसमें क्या है, मोमेंटम है ना। तो मैं क्वांटिटी ऑफ मोशन यहाँ पे लीनियर का लिख लेते हैं, क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by a body is called, कौन सा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। अब यही अगर एंगुलर की बात हो, जैसे मैंने इस एग्जांपल में दिया, तो इस बॉडी में कौन सी मोशन है, लीनियर मोशन तो नहीं है ना, कौन सी मोशन है, एंगुलर मोशन। तो यहाँ पे क्या वर्ड आ जाएगा, एंगुलर। तो द क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। ठीक है जी, अब एंगुलर मोमेंटम का क्या फार्मूला होता है, एंगुलर मोमेंटम का होता है फार्मूला एल, सिंबल होता है आर क्रॉस पी। ठीक है जी, ये फार्मूला आपने याद रख लेना है, एल इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। अब इसमें से जो प्रूफ आता होता है एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क में से, वो आता होता है प्रूफ दैट एल इक्वल्स टू आई ओमेगा। अब देखें जी, स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्ट करने से पहले हमने स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा लेना है, एल का जो सबसे मशहूर फार्मूला है, एल इक्वल्स टू आर क्रॉस पी या आर पी। अब पी जो है वो क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। तो आर इंटू लीनियर मोमेंटम का क्या फार्मूला होता है, पी इक्वल्स टू एम वी। हम पी की जगह क्या लगा देंगे, ये एम वी। दो तीन स्टेप हैं। अब वेलोसिटी का, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो हम क्या करेंगे, आर एम इंटू वी की जगह आर ओमेगा। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करें, आर और आर स्क्वायर हो जाएंगे, एम इंटू आर स्क्वायर ओमेगा। अब एम आर स्क्वायर अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, किसका फार्मूला होता है, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आई ओमेगा। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। अब ये इस पूरे टॉपिक में, आपकी बुक में इतना बड़ा टॉपिक लिखा हुआ है, उस सारे टॉपिक में जो करने वाली चीज़ है वो सिर्फ ये है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, बस। आपने और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, आपसे इसके अलावा और कुछ पूछा भी नहीं जाएगा पेपर में। अब चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ही भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में से, और वो है
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है जी। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मास, आपने ये सब पढ़ा होगा। इस सब में आपने एक चीज़ देखी होगी कि आप लेते होंगे कि क्या चीज़ कंजर्वेशन का मतलब होता है सेम रहना किसी चीज़ का, मींस चेंज ना होना या चेंज होना भी तो फाइनल और इनिशियल क्या हो, इक्वल हो। तो इसी तरह कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब है, और एन आइसोलेटेड सिस्टम the final and initial momentum are equal। ठीक है जी। अब चलते हैं इस बात की तरफ, ये आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब है। अब देखें, अब ये एक सिस्टम है जिसमें एक मैं यहाँ पे यहाँ एक हाथ बना देता हूँ जो इस चीज़ को रोटेट करेगा। अब अगर ये रोटेट कर रहा है और इस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, तो क्या होगा, इसके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, मीन्स ये अपनी मर्जी से रोटेट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। लेकिन अगर हम बाहर से कॉन्स्टेंटली फोर्स लगाते रहें, ऐसे फोर्स लगाते रहें, तो इसका मोमेंटम भी क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बाहर से कोई फोर्स या टॉर्क नहीं अप्लाई होती, जिसमें टॉर्क इक्वल टू क्या हो, ज़ीरो। मीन्स अब हमने इसको रोटेट करवा दिया, अब ये रोटेट करता जा रहा है, हमने इसमें कोई रोटेशन और एक्स्ट्रा किसी फैक्टर की वजह से अप्लाई नहीं करनी। तो एक्सटर्नल टॉर्क आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या होता है, ज़ीरो। अब चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। मैंने क्या बोला, फाइनल और इनिशियल मोमेंटम इक्वल होता है। तो फाइनल और इनिशियल मोमेंटम इक्वल होने का मतलब क्या है, एंगुलर मोमेंटम जो एल एफ है वो एल आई के इक्वल हो या एल आई इक्वल एल एफ हो। चलते हैं प्रूफ की तरफ। हमें पता है डेल्टा एल इक्वल्स टू आर पी, ये फार्मूला हमने अभी देखा। अब हमें चाहिए क्या, यहाँ पे ना टॉर्क का फार्मूला बनाना है, क्योंकि हमने उस टॉर्क को एंड पे क्या कर देना, इक्वल टू ज़ीरो, ड्यू टू क्या, आइसोलेटेड सिस्टम है ना। तो अब देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे हमें आर के साथ अगर एफ मिल जाए ना, तो आर एफ किसका फार्मूला होता है, टॉर्क का। अब एफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे नीचे डेल्टा टी चाहिए। तो अगले स्टेप में कर लेते हैं, आर डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब ये डेल्टा पी बाई डेल्टा टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एज फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। अब यहाँ पे अगर डेल्टा टी की है तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि ये साइड फिर नाराज़ हो जाएगी। अब चलते हैं आगे, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू आर। ये डेल्टा पी बाई डेल्टा टी किसका फार्मूला है, एफ का। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इस पूरे फैक्टर की जगह एफ। अब आर एफ किसका फार्मूला है, टॉर्क का। तो आर एफ की जगह क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। अब हम कह रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम है, तो फॉर आइसोलेटेड सिस्टम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब अप्लाई होती है, आइसोलेटेड सिस्टम पे, टॉर्क इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको इक्वेशन वन कह दें। सो इक्वेशन वन बिकम्स, इक्वेशन वन क्या हो जाएगी जी, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू, टॉर्क की जगह क्या आ जाएगा, ज़ीरो। अब ये डेल्टा टी यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ज़ीरो इंटू समथिंग इज ऑल्सो ज़ीरो। तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख देंगे, डेल्टा एल इक्वल्स टू ज़ीरो। अब डेल्टा का मतलब आपको पता है, आप समझदार बच्चे हैं, चेंज होता है, और चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये माइनस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यही हमने प्रूव करना था, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फाइनल इज इक्वल्स टू इनिशियल। अब
आगे चलें अगर, तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो इसी कंजर्वेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं। तो आप उन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है जी, लिख लेते हैं। इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम, कौन सा टॉपिक है जी? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये नहीं जी। तो पहला क्वेश्चन है जी, वाई डाइवर tucks his knees and arms while diving इन द पूल। कह रहे हैं जी कि वो जो डाइवर होता है वो अपने हाथ और जो बाजू और जो टांगे हैं वो टक इन क्यों कर लेता है। तो ये आपको दिखा देते हैं फिगर। ये तस्वीर है जी, ये डाइवर है। यहाँ से ये जब जंप करता है तो इसके टांगे और ये जो बाजू हैं, आर्म्स और लेग्स क्या हैं, फुल एक्सटेंडेड है। कह रहे हैं ये इनको अपने इनवर्ट क्यों कर लेता है, जैसे ये इस तस्वीर में, इस फिगर में, इस फिगर में। तो ये इसकी रीज़न पूछ रहे हैं। तो इसकी रीज़न कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। तो लिखते हैं टू डू एक्स्ट्रा सोमरसॉल्ट्स। ये तो एक इसकी ना जनरल सी रीज़न होगी। डाइवर tucks his knees and इनवर्ट। ठीक है जी। तो ये एक जनरल सी बात होगी। एक्स्ट्रा सोमरसॉल्ट्स का मतलब होता है कलाबाजियाँ खाना, ऐसे 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 ऐसे। अब वो कलाबाजियाँ क्यों खाने लग जाता है, उसकी रीज़न ये है। अब हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, क्या होता है, L इक्वल्स टू आई ओमेगा। अब L जो है वो एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम का मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम से हम मुराद ये लेंगे यहाँ पे कि एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। जो भी हमने पढ़ा एल एफ इक्वल्स टू एल आई। तो कंजर्व रहने के लिए जब वो अपनी नीज और आर्म्स इनवर्ड टग कर लेता है, अपने करीब ले जाता है बॉडी के, तो क्या होता है, आई का फॉर्मूला हमें पता है, ओमेगा आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वेयर। आर की वैल्यू वो क्या कर देता है, कम कर देता है ना। जब करीब चला जाता है रेडियस कम हो जाता है। तो जब आर कम होगा तो आई कम होगा, है ना। मीन्स ये आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। अब हमें पता है कि कंजर्वेशन होती है एंगुलर मोमेंटम की। तो अगर एंगुलर मोमेंटम ने सेम रहना है तो आई की वैल्यू कम होते ही क्या चीज़ बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ओमेगा। तो इसलिए वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा सोमरसॉल्ट करेगा। तो हम लिखेंगे बाय टकिंग नीज एंड आर्म्स इनवर्ड, डाइवर क्या करता है जी, क्या चीज़ काम करता है, डिक्रीजेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। अब हमें पता है मोमेंटम ने कंजर्व रहना है। तो अगर आई कम होगा तो ओमेगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इंक्रीजेस। अब एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा,
वो तेज़ी से सोमरसॉल्ट्स परफॉर्म करेगा। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन का आंसर भी बिल्कुल सेम है, सेम एज अबव। तो इसको छोड़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। इसमें भी सेम वही रीज़न है, जब वो टक इन कर लेगा अपनी नीज और आर्म्स तो क्या होगा, आई कम हो जाएगा। जब आई कम होगा, इनर्शिया कम होगा, तो ओमेगा इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से वो रोटेट करेगा। अगला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 3 और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। The velocity of man sitting on turntable lifting weights increases when he brings the weight near his chest। ठीक है जी, और इसका रीज़न बताएं क्यों। तो इसकी रीज़न भी बिल्कुल सेम वही है। ये देखें जी, ये हमारी एक बंदा है जो टर्न टेबल पे, ये टेबल घूम रहा है, ठीक है, ये बंदा ये इधर इधर यूँ पूरा घूम रहा है। अब जब इसके वेट्स जो हैं ये दूर हैं, तो इसकी क्या चीज़ ज़्यादा है, आर की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, वो जो हम लिखते हैं ना, L=2 आई ओमेगा, आई होता है mr² इंटू ये हो गया ओमेगा। आर की वैल्यू ज़्यादा है तो इसकी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि आई जो है वो ज़्यादा है। जब ये करीब ले आता है, आर की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब आर कम होगा तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, आई कम होगा। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो इसकी रीज़न आपने ये लिखनी है, वर्डिंग में लिख लेते हैं। When he brings the weight near his chest, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस। ठीक है जी, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जैसे ही कम होगा तो ओमेगा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। किस लिए, मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए, टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम ये लीजिए, वेलोसिटी क्या आ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। ठीक है जी, अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, दो तरह की काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर कोई बॉडी लीनियर मूव करेगी तो लीनियर मोशन की वजह से उसमें क्या होगा,
लीनियर काइनेटिक एनर्जी होगी। और अगर कोई बॉडी एंगुलर मूव कर रही है तो एंगुलर मोशन की वजह से या रोटेशनल मोशन की वजह से उसमें कौन सी होगी, एंगुलर काइनेटिक एनर्जी या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, ये बात तो होगी क्लियर। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख लेंगे, क्या, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू एंगुलर या रोटेशनल मोशन, एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी ड्यू टू लीनियर मोशन इज कॉल्ड एज लीनियर काइनेटिक एनर्जी। तो अब चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ, फार्मूले की। काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है जी, 1/2 mv²। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी में हम अगर v की जगह क्या लगा दें, v का क्या फार्मूला हमने पढ़ा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो इसकी जगह आर ओमेगा लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 m r² ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो mr² है ये किसका फार्मूला है, i का, तो 1/2 i ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का फार्मूला आ जाएगा। याद रखना है, आगे काम आएगा। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का क्या फार्मूला होता है, 1/2 i ओमेगा स्क्वायर। अब यही अगर आपके पास ना ये हो गया, अगर आपके पास कोई नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है तो उसका मैथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं होगा, किसी पे पॉइंट पे ज़्यादा मैथ होगा, किसी पे कम होगा, किसी पे आर की वैल्यू ज़्यादा होगी, किसी पे कम होगी। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, सारों का सम ले लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं m1 m2 m3 m4 m5 और अप टू mn, और इस तरह r1 r2 r3 r4 r5 और rn। तो अगर ये जो नॉन यूनिफॉर्मली है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फिर हम इसका कैसे लिखेंगे, वही सारा मैसेज को m1 m2 m3 करेंगे, ऐड करेंगे। कैसे, 1/2 m1v1² प्लस 1/2 m2v2² अप टू 1/2 mn/vn²। v की जगह वही लगाएंगे फार्मूला, r1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m2 r2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 mn rn ओमेगा स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करेंगे, 1/2 m1 r1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 r2 स्क्वायर, और ये ओमेगा स्क्वायर तो भूल ही गया, प्लस 1/2 mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो m1 r1 स्क्वायर है ये i1 हो जाएगा, ये i2 हो जाएगा, और ये in हो जाएगा। 1/2 i1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 i2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 in ओमेगा स्क्वायर। अब क्योंकि ये सारा सम है, समेशन है, तो समेशन को हम इस समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, i इक्वल्स टू 1 से लेके कहाँ तक जा रहे हैं, n तक, और फार्मूला क्या बन रहा है, 1/2 i ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास के लिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन की डेरिवेशन होगी, आसान सी। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फॉलिंग ऑफ डिस्क एंड हुप डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। चलते हैं, अब डिस्क और हुप बनानी है हमने, तो सबसे पहले मैं इसकी फिगर बना लेता हूँ। यहाँ पे पहले तो इंक्लाइंड प्लेन बना लेते हैं।
ये समझ लें हमारा हो गया इंक्लाइंड प्लेन। ये हमने बना ली डिस्क। डिस्क क्या होता है जी? सॉरी, ये होगी डिस्क। और यहाँ से बना लेते हैं हुप। हुप जो होती है वो क्या होती है? होलो होती है। और ये जो डिस्क होती है ये क्या होती है? सॉलिड होती है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये हो गई हमारी डिस्क जो कि सॉलिड सिलेंडर है, और ये हो गया हमारा हुप। हुप थोड़ा मैंने क्वेश्चन में बीच में घुसा के बना दिया, उम्मीद है कि आपको नज़र आ रही होगी। अब चलते हैं आगे। रोलिंग ऑफ डिस्क एंड हुप डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। सवाल ये पैदा होता है इस टॉपिक में हमने करना क्या है? करना कुछ भी नहीं है। अब एक डिस्क लेंगे, एक हुप लेंगे ऐसे, और इनको एक इंक्लाइंड प्लेन में जिस तरह तिरछे उतराई की तरफ छोड़ देंगे। तो हम देखेंगे ये कि पहले नीचे कौन, इधर बॉटम पे कौन पहले पहुंचेगा। अब बॉटम पे पहले वही पहुंचेगा जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो हम इस टॉपिक में क्या करने जा रहे हैं? वेलोसिटी की डेरिवेशन। किसके लिए? डिस्क के लिए भी और हुप के लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले डिस्क क्या होता है? डिस्क क्या है जी? अ पीस ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज कॉल्ड डिस्क। और हुप क्या होता है? होलो सिलेंडर। ये देखिए यहाँ पे इसकी स्पेस खाली है दोनों साइडों से, ये होलो है और ये फुली फिल्ड है। इसको क्या बोलते हैं? ऐसे सिलेंडर को क्या बोलते हैं? सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर हो तो डिस्क, होलो सिलेंडर हो तो हुप। अब इन दोनों को हम नीचे की तरफ वापस फेंकते हैं, देखते हैं पहले कौन पहुंचता है नीचे। अब इसके लिए सिर्फ आपने दो बातें याद रखनी है और वो दो बातें ये हैं कि डिस्क के लिए जो आई की वैल्यू है वो क्या होती है? 1/2 mr²। और हुप के लिए आई की वैल्यू होती है सिंपली mr²। ये है डिस्क के लिए d, और ये है हुप के लिए h। ठीक है जी, ये आई की वैल्यूज़ याद रखनी है। तो अब चलते हैं, पहले हम डेरिवेशन कर लेते हैं डिस्क के लिए, फिर हुप के लिए, और एंड पे फॉर्मूला कंपेयर कर लेंगे। तो फॉर डिस्क अब देखें जी, जब ये डिस्क और हुप दोनों नीचे आएंगी तो एक तो ये लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, मीन्स यहाँ से लेके ये यहाँ नीचे तक आएंगी। एक हो गया कौन सा डिस्टेंस? लीनियर। और दूसरा ये जब नीचे आ रहे होंगे तो क्या हो रहा होगा? ये रोटेट कर रहे होंगे ऐसे, ऐसे की तरफ, नीचे की तरफ, यूं। तो रोटेट कर रहे होंगे तो इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो इनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी? काइनेटिक एनर्जी लीनियर प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो हमें पता है वो क्या होता है? लीनियर का 1/2 mv², रोटेशनल का भी हमने पीछे डिराइव किया था, क्या होता है? आई ओमेगा स्क्वायर। तो अब चलते हैं, एक जो मेन बात इसमें वो ये है कि जब टॉप पे होता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चीज़ की हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होती है? मैक्सिमम। जैसे जैसे नीचे आता जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है mgh। मैस और ग्रेविटी तो है ही है। जब ये नीचे आएंगे तो हाइट क्या हो रही होगी? कम। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कम। अब जब पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो ये क्या हो रहा है? ये मूव कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा। ठीक है जी, तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा? लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक। अब काइनेटिक एनर्जी दो तरह की है, कौन कौन सी? ये लीनियर प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। ठीक है जी, यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो आगे कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। काइनेटिक एनर्जी लीनियर का 1/2 mv², और रोटेशनल का भी हमने टॉपिक में किया है डिराइव, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। इधर मैं दोबारा लिख लेता हूँ वही वाली, mgh इक्वल्स टू 1/2 mv² प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। अब इधर वो जो मैंने स्टार्ट में बताया था, और डिस्क I इक्वल्स टू 1/2 mr², यहाँ पे ये वाली वैल्यू लगा देनी है बस।
ये लीजिए, ये हो जाएगा 1/4 mr² ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन लें अगर हम, या r² ओमेगा स्क्वायर को हम क्या पुट कर सकते हैं, वी की वेलोसिटी का क्या फार्मूला आता है, r ओमेगा। अगर ये r कैपिटल है तो हम इसको कैपिटल लिख सकते हैं, सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर ये r² ओमेगा स्क्वायर हो तो हम इसको वेलोसिटी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इस r² ओमेगा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, v², mv² प्लस 1/4 m, इसका जगह क्या आ जाएगा, v² इक्वल्स टू mgh इक्वल्स टू, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, mv², तो इसका 1/2 बचेगा, इसका 1/4 बचेगा, ये क्या हो जाएगा, mgh इक्वल्स टू mv² इंटू इस 1/2 और 1/4 को प्लस करें अगर यहाँ पे साइड पे, तो 2 और 4 का एलसीएम क्या आता है, 4, तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, 2 + 1, तो आंसर क्या आएगा, 3/4। तो इसको सॉल्व करके क्या आता है, 3/4। अगर आप मैथ से नफरत करते हैं तो इसको कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर लें, कोई बात नहीं, 3/4 ही आएगा। अब यहाँ से m और m क्या हो गए, कैंसल आउट। यहाँ पे हमें v की डेरिवेशन कर रहे हैं तो ये 4 वहाँ जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 यहाँ आके डिवाइड इक्वल्स टू v², या v² इक्वल्स टू 4/3 gh। अगर हमें v की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर काटने के लिए दोनों साइडों पे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो v जो डिस्क है वो हमारे पास क्या है, √4/3 gh। ठीक है जी, ये होगी हमारी डिस्क के लिए वेलोसिटी की डेरिवेशन। अब वेलोसिटी की डेरिवेशन करेंगे हुप के लिए और एंड पे फॉर्मूलाज कंपेयर कर लेंगे। और हुक के लिए भी वही सेम कंसेप्ट है कि जैसे जैसे हुक नीचे आएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, हाइट में कमी की वजह से लॉस इन पोटेंशियल। और काइनेटिक एनर्जी दो तरह की है, तो गेन इन काइनेटिक लीनियर प्लस गेन इन काइनेटिक रोटेशनल। अब पोटेंशियल एनर्जी का सेम वही काम है, mgh इक्वल्स टू 1/2 mv² प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। अब हुक के लिए आई की क्या वैल्यू होती है, सिंपली mr²। सिर्फ इस पूरी डेरिवेशन में ये चीज़ का फ़र्क है, आई की जगह यहाँ पे mr² होता है और इधर क्या होता है, 1/2 mr²। यहाँ पे लगा दें वैल्यू, mgh इक्वल्स टू 1/2 mv² प्लस 1/2 आई की जगह क्या आ जाएगा, mr² ओमेगा स्क्वायर। अगले स्टेप भी सेम है, r² ओमेगा स्क्वायर, हमें पता है v इक्वल्स टू r ओमेगा, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा 1/2 mv² प्लस 1/2 mv², इसकी जगह क्या आ जाएगा, mv²। अब ये इसको दो तरीके हैं सॉल्व करने के, एक तो आप ये, क्योंकि दोनों सेम है तो दोनों कॉमन आ जाएंगे और अंदर 1 + 1 2 हो जाएगा और 2 ये वाले कट जाएंगे। लेकिन एक और तरीका भी है, अगर ये हाफ है और ये भी हाफ है तो हाफ प्लस हाफ क्या हो जाता है, फुल। तो सिंपली क्या बचेगा, सिर्फ mgh इक्वल्स टू mv²। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो ये आप कैलकुलेटर में सॉल्व करके भी देख सकते हैं, ये 1/2 प्लस 1/2 करें तो वो 1 ही आएगा और वो क्या हो जाएगा 1 mv², तो 1 साथ लिखते नहीं है, m और m कैंसल आउट, यहीं पे लिख लेते हैं। तो इधर से v का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो √gh, और ये क्या है, हुक का। अब चलते हैं अगले पेज पे, अब कहानी समझ आएगी कि कौन पहले नीचे पहुंचेगा। डिस्क के लिए हमारा क्या फॉर्मूला आया था, 4/3 gh, और इसके लिए खाली gh। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ हमने ये देख के बताना है कि वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो ये फैक्टर जो है इसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग आता है, मेरे ख्याल से 3 कुछ इस तरह ना। तो अगर 1 से बड़ी वैल्यू के साथ किसी को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या आता है, उसका आंसर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है जी, अब अगर इसका आंसर इंक्रीज हो जाएगा तो ये 4/3 जो फैक्टर है ये इसकी वजह से डिस्क की वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, किससे, हुप से। तो हम क्या बोलेंगे, डिस्क
will reach the bottom first as it has greater velocity। ठीक है जी। और ये कैसे पता चला वेलोसिटी ग्रेटर है? फॉर्मूले से ये 4/3 फैक्टर जो है इसका आंसर क्या आता है? ग्रेटर देन 1। तो इसलिए अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है जी रियल एंड apparent वेट। ठीक है जी। या इसको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं ताकि इजी हो हमारे लिए डायग्राम को देखना, बार बार आगे पीछे ना होना पड़े। लिख लेते हैं जी रियल एंड apparent वेट। नोट्स आप साथ साथ बनाते जाएं तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। अब रियल वेट तो वही होता है W=mg, जो हमें पता है, जो बॉडी का वेट होता है। रियल एक्चुअल वेट एक ही बात है। अब ये हमें पता है। अब अपेरेंट वेट क्या होता है? वेट ऑफ इन द एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस is called as apparent weight। ठीक है जी। अब ये डेफिनेशन क्या है? एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है ये आगे चल के देखते हैं। अब इससे पहले आपने ना 2-3 बातें जो हैं वो याद रखनी है। एक ये कि इसकी ना हम 4 केसेस पढ़ेंगे, 4 केसेस, क्योंकि हमने अभी ये देखा कि लफ्ज़ पढ़ा एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो हम 4 केसेस देखेंगे जिसमें पहले रेस्ट पे होगा। ठीक है जी। फिर एक्सेलरेशन होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, फिर एक्सेलरेशन होगी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और फिर होगा डाउनवर्ड लेकिन एक्सेलरेशन जो होगी वो नहीं होगी फ्री फॉल, मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। तो 4 केसेस हमने पढ़ने हैं। तो इन 4 केसेस को पढ़ने से पहले आपने एक बात को याद रखना है कि जब भी हम टी लिखेंगे ना तो इसका मतलब होगा क्या कि किसकी बात हो रही है? अपेरेंट वेट की। ठीक है जी। तो मीन्स इसमें हर किसी के हर चारों केसेस में जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो किसका करेंगे? टी का, टेंशन का। टेंशन को आपने ये समझ लेना कि ये क्या है? अपेरेंट वेट है। तो स्टार्ट करते हैं। अब केस 1, तो हम लेंगे एक लिफ्ट लेंगे, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट लेंगे, उसका वेट करेंगे। तो अभी हम कह रहे हैं लिफ्ट एट रेस्ट। तो लिफ्ट बना लेते हैं, कोशिश करते हैं यहाँ पे बनाने की। नहीं, ये लिफ्ट की आ गई सीलिंग, छत आ गया, और ये आ गया उसका फ्लोर। अब हमने छत के साथ एक वेट मशीन बांध दी है, और वेट मशीन के साथ हमने क्या लगा दिया? एक वेट सस्पेंड कर दिया। ये जो है ये वेट मशीन है जो इसको मेजर करेगी। ठीक है जी। अब लिफ्ट की एक्सेलरेशन क्या है जी? 0 है। अब एक कंसेप्ट वेट का, अब आपको पता है ये मशीन मेजर कैसे करती है। अब इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो क्या है? W जो है वो क्या है? डाउनवर्ड है, और ये डाउनवर्ड होने की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रही है इसमें? टेंशन, जो कि क्या है? अपवर्ड है। अब टेंशन अपवर्ड है, और अगर ये रेस्ट पे है तो क्या होगा? ये वेट और ये टेंशन दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, है ना? ऐसा ही है। अभी इसको देख लेते हैं। उससे पहले एक केस आपको मैं समझा दूं यहाँ पे। अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे इस साइड से 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है और इस साइड से 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है ना? तो जाहिर सी बात है, आप समझ आ रही है कि यहाँ से फोर्स ज़्यादा है।
तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा 10 न्यूटन वाली फोर्स से। तो क्या ये 10 न्यूटन की फोर्स से मूव करेगा? नहीं, क्योंकि 5 न्यूटन तो उसको उधर भी खींच रही है। तो अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? एफ नेट इक्वल्स टू कैसे 10 प्लस -5, ठीक है। तो एफ नेट क्या हो जाएगा? 10 - 5, और इसका आंसर क्या आ जाएगा? एफ नेट इक्वल्स टू 5 मीन्स, और ये एफ नेट क्या होता है? एम ए, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, ये आगे आपको काम आएगी। अब चलते हैं आगे। अब लिफ्ट है रेस्ट पे। वेट मैंने आपको समझा दिया कि वेट कैसे मेजर होता है। वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो जब भी कोई एक फोर्स लगती है उसकी रिएक्शन फोर्स हमेशा उसके ऑपोजिट होती है। तो वो टेंशन क्रिएट होगी स्ट्रिंग में जो इस वेट मशीन के साथ कनेक्टेड है, और उसको हम क्या बोलते हैं? टी। अब चलते हैं जब लिफ्ट रेस्ट पे होगी, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, तो कैसे लिखेंगे? टी माइनस डब्ल्यू। क्यों मैंने माइनस में लिखा? क्योंकि ये देखें, अगर एक पॉजिटिव ले रहे हैं तो दूसरी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दूसरी जाहिर सी बात है नेगेटिव होगी। इक्वल्स टू, अब एक्सेलरेशन नहीं हो रही तो मीन्स कोई नेट फोर्स नहीं लग रही इस पूरी चीज़ पे, तो नेट फोर्स क्या है जी? 0। टी इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा वहाँ जाके? प्लस टी इक्वल्स टू डब्ल्यू। तो टी जो है वो रियल वेट है और डब्ल्यू जो है वो है अपेरेंट वेट। तो हम क्या कहेंगे? लिखेंगे स्टेटमेंट व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट, real weight and apparent weight are equal। अब चलते हैं केस 2 की तरफ। लिफ्ट विद अपवर्ड एक्सेलरेशन। इसकी छोटी सी एक ट्रिक भी मैं आपको अभी बताता हूँ, इसकी डेरिवेशन याद रखने की, जिससे हमेशा आपकी डेरिवेशन बिल्कुल ठीक होगी। अब एक्सेलरेशन जो है वो क्या है? अपवर्ड। मीन्स जो नेट फोर्स लग रही है वो अब होगी, मीन्स वो जो हमने ऊपर वाले केस में पढ़ी थी नेट फोर्स। अब क्योंकि ये अपवर्ड मूव कर रहा है समझने के लिए, तो इसको स्टार्ट करते हैं। अब आपने ना, अब जैसे हमने ऊपर लिखा टी माइनस डब्ल्यू, तो हमेशा यही होगा, टी माइनस डब्ल्यू होगा या डब्ल्यू माइनस टी होगा, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो अब दो केसेस हैं, अपवर्ड में और डाउनवर्ड में। आपने क्या करना है? सवाल ये पैदा होता है। तो जब एक्सेलरेशन अपवर्ड होगी ना, तो आपने जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी ना, उस वाले वैल्यू को पहले लिखना है, या टी को पहले लिखेंगे। अब क्या करेंगे? जैसे एक्सेलरेशन अपवर्ड है ना, तो टी माइनस डब्ल्यू लिखेंगे, और जब डाउनवर्ड होगी तो डाउनवर्ड डब्ल्यू की डायरेक्शन में है, तो डब्ल्यू माइनस टी। तो अभी क्या कर रहे हैं? अपवर्ड है, तो ये टी की डायरेक्शन में हम लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे टी माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या? नेट फोर्स। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? एफ इक्वल्स टू एम ए। तो हम क्या लिखेंगे? एम ए। अब ये क्योंकि माइनस है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, डब्ल्यू प्लस एम ए। और डब्ल्यू का क्या फॉर्मूला होता है? लिख दें तो बेहतर है, ना लिखें तो भी ठीक है। अब देखें जी, अब ये जो अपेरेंट वेट है टी, और ये है रियल वेट एम जी। अब ये किसके इक्वल है? एम जी में जो रियल वेट था, जो ओरिजिनल वेट था, उसमें कोई फैक्टर क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, और वो फैक्टर क्या है? एम में। तो इसका मतलब कि वेट इंक्रीज हो गया। तो व्हेन, तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, क्या होगा? अपेरेंट वेट इंक्रीज हो जाएगा। अपेरेंट वेट इज ग्रेटर देन रियल वेट। ठीक है जी, तो ये बात हो गई एक। हम देखें वो जो मैंने बात लिखी थी, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो वेट होता है वो क्या होता है? अपेरेंट वेट। तो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब ये एक्सेलरेट कर रहा है तो अपेरेंट वेट क्या हो गया? चेंज हो गया ना, या वेट क्या हो गया? रियल वेट इंक्रीज हो के अपेरेंट में हम कहते हैं कि कन्वर्ट हो गया। तो अपेरेंट वेट की वैल्यू ज़्यादा होगी इस केस में। अब देखते हैं केस 3। इसमें क्या होगा? लिफ्ट क्या होगी? डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगी। अब देखें जी,
अब डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगी तो मैंने बोला अब ये एक्सेलरेशन का सिंबल हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगी। तो मैंने कहा कि ये t माइनस डब्ल्यू होगा या w माइनस टी होगा, क्यों? क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन हम लिखेंगे क्या, कैसे लिखेंगे? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी वो वाली वैल्यू पहले लिखेंगे। अब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो w की डायरेक्शन में हम क्या लिखेंगे, w माइनस टी इक्वल्स टू एम ए। और एम ए क्यों आता है? इस एक्सेलरेशन की वजह से, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। लेकिन अगर बराबर नहीं है तो ही हम कहते हैं कि ये नीचे आ रहा है, समझने के लिए, याद रखने के लिए। तो w माइनस टी इक्वल्स टू एम में, तो यहाँ से हम t की डेरिवेशन करते हैं तो ये w वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस एम में माइनस w। जब यहाँ से हम माइनस ख़त्म करेंगे, मीन्स यहाँ से अगर कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस एम में प्लस w, या इसको यूँ भी लिख सकते हैं w माइनस एम ए। तो अगर इस पे गौर करें एम जी माइनस एम ए, तो अपेरेंट वेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये रियल वेट है, रियल वेट में से कोई चीज़ माइनस हो रही है तो हम क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, पेरेंट वेट क्या हो रहा है जी, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। पेरेंट वेट इज लेस देन रियल वेट। ठीक है जी, अब चलते हैं लास्ट केस की तरफ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। व्हेन लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली। अब फ्री फॉल में आपको पता है, फ्री फॉल की एक ही निशानी होती है, एक ही शर्त होती है, और वो क्या होती है कि फ्री फॉल में जो एक्सेलरेशन है वो क्या होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये बात याद रखनी है। अब फ्री फॉल है, डाउनवर्ड ही आ रहा है, तो हम लिख देते हैं w माइनस टी इक्वल्स टू एम ए। तो ये w उधर जाके माइनस हो जाएगा, एम ए माइनस w। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, t जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, w माइनस एम ए। तो w का फार्मूला था एम जी माइनस एम ए। अब इधर वो बात आ जाएगी जो हम कह रहे हैं कि a इक्वल्स टू जी। तो यहाँ पे a की जगह क्या लगा देंगे, g। क्यों? क्योंकि फ्री फॉल है, फ्री फॉल में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है। एम जी माइनस एम जी, जैसे ये क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि टू माइनस टू क्या होता है, जीरो। थ्री माइनस थ्री क्या होता है, जीरो। तो मीन सेम माइनस सेम इक्वल्स टू जीरो। तो जो टी है, जो अपेरेंट वेट है, वो क्या हो गया, जीरो। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट या बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली, इट्स पेरेंट वेट इज ज़ीरो। और इसका क्या मतलब है, ज़ीरो होने का क्या मतलब है कि बॉडी क्या फील करती है, बॉडी इज वेटलेस। तो ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें से एक दो पूछ सकता है, तो ये आपने कर लेना है। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा ऑर्बिटल वेलोसिटी का, और या जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स का। दो ही टॉपिक रहते हैं, तो देख लेते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी से पहले जो टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं?
और any specific purpose is called आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है जी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम स्पेस में भेजें अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करने के लिए, और उसका कोई स्पेसिफिक पर्पस हो, जैसे वेदर के सैटेलाइट होते हैं, इसी तरह जीपीएस ट्रैकर जो हम यूज़ करते हैं उसके सैटेलाइट्स होते हैं, तो इनका एक ख़ास मकसद होता है। इसी तरह ये हम जो टीवी देखते हैं इसके जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, तो ये सारे हर किसी का एक डिफरेंट पर्पस होता है। ठीक है जी, तो 3 तरह के सैटेलाइट्स हैं आर्टिफिशियल जो बेसिक हैं। पहला है जी नेविगेशन, दूसरा है जी कम्युनिकेशन, और तीसरा है जी वेदर। तो ये 3 आपने याद रखने। नेविगेशन सैटेलाइट वही जीपीएस ट्रैकर के लिए जो हम ये जो गूगल मैप वगैरह पे देखते हैं चीज़ें, लोकेशंस वगैरह अपनी। उसके बाद ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट हमारे टेलीफोन्स वगैरह पे कॉल्स वगैरह जिसके थ्रू सुनते हैं। उसके बाद वेदर सैटेलाइट्स, वेदर का कैसे पता चलता है एक एक माह का, दो दो माह का आगे के कैसा वेदर होगा, वो सैटेलाइट्स के थ्रू इंफॉर्मेशन आती है, उसको गैदर करके फिर हम अंदाज़ा करते हैं कि वेदर कैसा होगा। तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की कहानी है। अब इन्हीं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की ऑर्बिटल वेलोसिटी पे चलते हैं। ये हो गया जी हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है जी? ये अर्थ है और ये इसके गिर्द ये हम फर्ज कर लेते हैं कि ये सैटेलाइट है, ये रिवॉल्व कर रहा है, तो ये किसी वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रहा होगा इस अर्थ के अराउंड। तो हम इसी की वेलोसिटी को फाइंड करेंगे और उसका कोई फार्मूला निकालेंगे, वेलोसिटी का फार्मूला निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब वेलोसिटी की फार्मूले के लिए हमें क्या चाहिए? अब हमें पता है 2 चीज़ें, कि एक तो ये है कि इसको अर्थ अपनी तरफ पुल कर रही है, ग्रेविटेशनल वही फोर्स है जो इस पे लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और अब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है तो इसके ऑपोजिट एक रिएक्शन फोर्स भी लग रही होगी, और एक फोर्स है जो ये क्या हो रहा है, ये सर्कल में मूव कर रही है, इसको बोलेंगे रिएक्शन फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होनी चाहिए। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज हो जाए सेंट्रीपिटल फोर्स से, हम लिख लेते हैं पहले, मस्ट बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एक ये ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि G m1m2/r², के टू बॉडीज इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स each other by a force equals to product of their mass and it's inversely proportional to the square of distance between them। तो एक जो है वो अर्थ है और दूसरी जो ऑब्जेक्ट है वो है सैटेलाइट, है ना। तो एक को हम कह देते हैं जी एज इट इज, एक मैस है, मैस ऑफ अर्थ कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और दूसरा मैस जो है वो क्या है? सैटेलाइट का, डिवाइडेड बाय r²। अब हम इसको करते हैं कटिंग वगैरह, ये एम एस से कट जाएगा, v²/r इक्वल्स टू, या बल्कि ये r भी काट दें, r और स्क्वायर काट देंगे, Gme/r। तो हमने v की वैल्यू निकालनी है तो दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट। तो ये जो g और me है ये क्या है? कांस्टेंट है। तो हमारा क्या आ जाएगा? कांस्टेंट हटाएं तो प्रोपोर्शनैलिटी √r। तो वो किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? कितना डिस्टेंस है अर्थ से। जितना अर्थ से डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी वेलोसिटी, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा वेलोसिटी उतनी कम होगी। ठीक है जी। और दूसरी चीज़ कि ऑर्बिटल वेलोसिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है? इस सैटेलाइट के
मैस पे डिपेंड करती है, ठीक है जी। ओ सॉरी, सेटेलाइट के नहीं, प्लेनेट के मैस पे, मैस ऑफ अर्थ पे, या जिस भी प्लेनेट के अराउंड वो कोई भी सेटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है उस रिस्पेक्टिव प्लेनेट के मैस पे। अब चलते हैं आगे, हमारा लास्ट टॉपिक है। फिर ये हमारा वन शॉट लेक्चर जो है तकरीबन 1 घंटे 40 मिनट का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का क्या मतलब होता है? जियो मीन्स अर्थ, स्टेशनरी का मतलब आपने सुना होगा, मतलब कि रुका हुआ, डायनेमिक मीन्स चलता हुआ, स्टेशनरी मीन्स रुका हुआ। तो आपको पता है कि ये हो गई हमारी अर्थ, ये आ गया इसके अराउंड ऑर्बिट। अब आपको एक बात पता है कि अर्थ जो है वो क्या करती है, ऐसे 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 अपने ही एक्सिस के अराउंड क्या करती है, रोटेट भी करती है, और दूसरा ये एक पूरा चक्कर भी काटती है सन के अराउंड, जो कि कितने दिनों में काटती है, 365 डेज में। तो हम इसको कहते हैं 1 ईयर। और अब एक रोटेशन करती है, वन रोटेशन अपने ही एक्सिस के अराउंड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है जी, 1 डे के इक्वल है, एक दिन के बराबर है, ठीक है। मीन्स ये यहाँ पे यूं ऐसे 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 घूमते 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 वापस एक चक्कर पूरा करती है सूरज के अराउंड। तो इस घूमने के दौरान ये खुद भी क्या कर रही थी, रोटेट कर रही थी। तो ये रोटेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक कंप्लीट रोटेशन होती है तो हमारा अर्थ पे एक दिन गुजर जाता है, ठीक है। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है, इस ऐसा सैटेलाइट जिसकी रोटेशन की स्पीड अर्थ के अराउंड किसके इक्वल हो, अर्थ की अपनी रोटेशन के बराबर हो। तो हमें क्या लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये सैटेलाइट क्या है, रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड अर्थ की रोटेशन की और इसकी रोटेशन की क्या होगी, सेम, ठीक है जी। सैटेलाइट whose orbital velocity is equal to the velocity of rotation of earth is called geostationary satellite। और ऐसे ऑर्बिट को जिसमें जियो स्टेशनरी और सैटेलाइट रिवॉल्व करे उसको क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब डेरिवेशन के लिए हमें दो चीज़ें पता हैं, एक तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला जो हमने डिराइव किया अभी, G_m_e/r, क्योंकि ये ऑर्बिट का है सैटेलाइट तो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी G_m_e/r0। अब ये ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, एक दिन में जो इसकी स्पीड है उसके इक्वल होनी चाहिए, तभी तो ये जियो स्टेशनरी होगा। तो स्पीड का क्या फार्मूला होता है, v, जो नॉर्मल हमने पढ़ा है, s इक्वल्स टू वी टी होता है। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, s बाय टी, s बाय टी। अब s बाय टी है तो हम इसको एक अगले स्टेप में देख लेते हैं, सॉरी, अब ठीक है। अब इसका डिस्टेंस कितना है, अगर ये एक कंप्लीट रोटेशन करे तो हम क्या कहते हैं, एक सर्कुलर पाथ में जो पूरी रोटेशन है वो किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस कितना होता है, 2πr। क्यों? क्योंकि सरकमफेरेंस क्या क्या फार्मूला होता है, 2πr। तो इसने पूरे सरकमफेरेंस पे रिवॉल्व किया तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, 2πr, 2πr डिवाइडेड बाय टी। यहाँ पे क्या है जी, ये अंडर रूट है। अब आगे चलते हैं, आगे चल के हमारे पास ये क्या हो जाएगा, अब दोनों साइडों में हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्यों स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि ये आर नॉट की वैल्यू हमने निकालनी है ना ऑर्बिट के लिए, कितना रेडियस होना चाहिए। तो ये तो अंडर रूट के अंदर है, तो हमें क्या चाहिए, जब भी इस अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू फाइंड करनी हो तो आप क्या कर लें, आंखें बंद करके स्क्वायर ले लें। स्क्वायर दो बोथ साइड्स का करें तो ये हो जाएगा कट आउट, क्या बचेगा, G_m_e/r0 या R_o इसको बोल लें, R0 ना बोलें। ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, टी को कैपिटल टी लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है, टी का स्क्वायर। अब आर ये वाला इधर है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो हम क्या लिख सकते हैं, जी एम ई इक्वल्स टू, इधर मैं आर ये वाला मल्टीप्लाई अगर करा दूँ, 1 इंटू 2 पावर क्या हो जाएगी 3, और यहाँ से बाकी सारा कुछ इधर ले आऊँ, ये 4 पाई स्क्वायर यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, और ये टी स्क्वायर यहाँ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहीं पे मैं समझा देता हूँ, आगे जाने के लिए ऐसे फिर बार बार पेज करना पड़ेगा। अब देखें, अब ये अगर R3 है तो स्क्वायर होता तो हमारे लिए आसान है, हमें याद है कि हम स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट ले लेते हैं। अब ये 3 है, इसको ख़त्म करने के लिए ना एक आसान तरीका, क्यूब रूट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर क्यूब रूट के बजाय मैं क्या करूँ, ये 3 ख़त्म करना है ना, तो मैं यहाँ पे R03 इक्वल्स टू जी एम ई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, ये अगर मैं यहाँ पे 1/3 कर दूँ पावर, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यही सेम काम मुझे कहाँ पे करना पड़ेगा, इधर भी पावर क्या लेनी पड़ेगी 1/3। तो आर नॉट का क्या फार्मूला आ जाएगा, आर ओ का ऑर्बिटल वेलोसिटी का, बार बार मैं इसको आर नॉट बोल रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/3। तो ये फार्मूला है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के रेडियस के लिए। और अब मिनिमम एक सवाल आता होता है, हाउ मैनी मिनिमम जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड, तो उसका आंसर है कितने जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स रिक्वायर्ड हैं कंप्लीट कवरेज के लिए। तो एक जो है वन सेटेलाइट कितने डिग्रीज कवर करता है, 120 डिग्रीज। अब आपको पता है कि कंप्लीट में कितने होते हैं 360, तो एक अगर 120 है तो दो 240 डिग्रीज को कवर करेंगे, पूरे अर्थ को नहीं करेंगे, और तीन जो है वो कितने को कवर करेंगे 360 डिग्रीज को। तो 360 डिग्रीज कवर करने के लिए मीन्स कंप्लीट अर्थ को कवर करने के लिए कितने जियो स्टेशनरी सेटेलाइट रिक्वायर्ड हैं, 3। मीन्स ऐसे एक इधर एक इधर एक इधर, यूं अर्थ के अराउंड घूमते रहें तो कवरेज कंप्लीट हो पाएगी। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा लेक्चर दी एंड। ठीक है, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि चैप्टर 5 बहुत लेंथी है, तो बहुत से बच्चों को मुश्किल लगता है, ये छोड़ भी देते हैं। इसमें डेरिवेशन है बहुत सारी, मैंने कोशिश की आपको बेस्ट पॉसिबल ईजीएस्ट वे में ये समझाया जाए। तो अगर आपको ये समझ आया हो, ये वन शॉट लेक्चर मैराथन लेक्चर, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।